Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का हमारा ये 20वां लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का। आधुनिक भारत के इतिहास का ये 20वां भाग है। इसके पहले 19 भाग अपलोड हो चुके हैं। जो 19वां लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। गवर्नर जनरल की सीरीज स्टार्ट हुई है ना, उसको आप 2-3 बार देखिए वीडियो को, तब जाकर आपका सब क्लियर होगा। और जो हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं वो प्रैक्टिस भी करते रहिए, ताकि ये आपका बहुत अच्छा होता रहे। क्योंकि ये समझ के रखिए, अपने दिमाग में ये रखिए कि इसमें से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जो गवर्नर जनरल वाला पोर्शन है इसमें क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसको आपको किसी भी तरीके से याद करना है। और बहुत सिंपल भी लगेगा वीडियो देखेंगे तो। जैसा कि बताया, लॉर्ड डलहौजी हो गया, उनका टाइम पीरियड 1848 से 1856 तक टाइम पीरियड रहा। उनके टाइम पर व्यक्तिगत का सिद्धांत आपने देखा होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सतारा जो था, सतारा महाराष्ट्र में है, ये अपनाने वाला पहला राज्य था। इसी तरीके से बुंदेलखंड, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब आपने देख लिया होगा, सब मिल गए थे, सबको मिला लिया था। और जो पहली ट्रेन थी 16 अप्रैल 1853 में स्टार्ट हुई थी, चली थी मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर तक, वो इसी के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुई थी। तो और सब चीज़ें आपने देखी होंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे 15वें नंबर पे जो गवर्नर जनरल है, लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। इसका जो टाइम पीरियड था 1856 से 62 तक था। अब ये भारत का गवर्नर जनरल है ये, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड के बाद से, मतलब 1833 के टाइम के बाद से जो अब टाइम स्टार्ट हो गया है, ये भारत के गवर्नर जनरल कहला रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद। उसके पहले जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो मैं बार बार रिपीट करता ही रहूंगा ताकि आपको याद होता रहे, ठीक है। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखते हैं। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब देख रहे हैं 56 से 62 तक है, तो बीच में 57 आएगा। और 1857 की क्रांति बच्चा बच्चा जानता है। 1857 की महान क्रांति, उसके लिए भी वीडियो अपलोड हो चुका, देख लीजिए, आपको इसी फोल्डर में मिल जाएगा, आधुनिक भारत के इतिहास में। तो 1857 की क्रांति हुई थी, तो फिर क्या हुआ, ये खबर पहुंची थी ब्रिटेन तक। ब्रिटेन तक खबर पहुंची तो ब्रिटेन ने जो भारत का प्रशासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के अपने हाथों में ले लिया। और गवर्नर जनरल की जो सीट थी उसको नया नाम दे दिया गया वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग होगा भारत का पहला वायसराय। क्योंकि इसके टाइम पर गवर्नर जनरल की जो सीट समाप्त हुई थी, तो यही क्या होगा, आखिरी गवर्नर जनरल होगा भारत का, और प्रथम वायसराय होगा भारत का। चलिए शुरू करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो भैया, लॉर्ड कैनिंग को चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता था, चार्ल्स जॉन कैनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये तो एक्स्ट्रा बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। ये आपको समझ में आ गया है क्यों? ठीक है, समझ में आ गया। 1857 की क्रांति, क्योंकि इसी के समय 1857 की महान क्रांति हुई थी। और उसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन लिया गया और ब्रिटिश सरकार के हाथों में डायरेक्ट चला गया। और सामाजिक सुधारों के अंतर्गत भैया इसने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम चालू किया था, जिसके अंतर्गत क्या था, जो भी औरतें विधवा थी उनकी दोबारा शादी का इसने स्वतंत्रता दे दी थी कि दोबारा वो शादी कर सकती हैं। विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों को, जो खराब बातें थी समाज में, अंग्रेजों ने ही ठीक की थी। आपने इसके पहले देखा होगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को खत्म करना किया था, उस पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। तब भी कहीं कहीं हुआ करती थी, क्योंकि इतनी जल्दी बैन लग जाता है जैसे किसी चीज पर तुरंत थोड़ा ना असर पड़ता है, धीरे धीरे असर पड़ता है ना। तो 1829 में बैन लगा था, फिर भी जो एकदम कट्टर वहाँ लोग थे, धर्म को मानने वाले थे, वहां तो हो ही रहा था छुप छुप के ये सब। फिल्मों में भी देखा होगा आपने।
उसके बाद देखिए 1858 में ये पहले वायसराय बने, ठीक है। जब 1857 वाला 1857 की क्रांति वाली बात वहां पहुंची, तो उसके बाद 1858 में ये वायसराय बन गया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से बागडोर छीन ली गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तब, ठीक है। और कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाते हुए उनके हाथों से तोपखानों के अधिकार को छीन लिए। इसने क्या किया, क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई थी, इसके दिमाग में जो आ गया था कि सैनिक हमारे अंदर रहेंगे, भारत के ज्यादा सैनिक रहेंगे, जो इंडियन भारतीय रहेंगे, तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो उसने अपनी सेना में क्या किया, भारतीयों की संख्या घटा दी और अंग्रेजों यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी थी। और जो तोप खानों का अधिकार है, इनसे छीन लिया गया था, केवल यूरोपियों को लगाया था, कि उनको डर हो गया था कि ये तो खतरनाक हो रहे हैं। ऐसा ये क्रांति देख के डर गए थे, सोचा कि कभी भी तोप चला देंगे हमारे ऊपर, हम तो थोड़े से ही हैं, 1 लाख हैं, ये पता कितने करोड़ हैं, तो ये हो जाएगा दिक्कत ना। उसके बाद देखिए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भैया कैनिंग ने ब्रिटिश से एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बुलाया था, जिसका नाम था विल्सन, ठीक है। विल्सन को भारत बुलाया था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना चाहें तो कर लीजिए। कैनिंग ने 500 रुपए से अधिक आय पर आयकर लगा दिया भैया, टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया। कितनी राशि पे, 500 रुपए से अधिक आय है तो उस पर टैक्स लगेगा आपके ऊपर, फिक्स कर दिया। और इसके साथ इसने क्या किया, जो आयात और निर्यात होता है चीजें, आयात पर 10% लगा दिया और निर्यात पर 4% का निश्चित कर लगा दिया था, ठीक है। तो ये बातें आप याद रख लीजिए। नमक कर में वृद्धि कर दी गई तथा तंबाकू पर भी कर लगाया गया। तंबाकू पर भी टैक्स लगने लग गया और नमक का जो कर था ये भी वृद्धि की गई है। उसका 1859 में भैया बंगाल किराया अधिनियम स्वीकार किया गया। इसमें क्या था, उन किसानों की भूमि का अधिकार समझा गया। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि जो किसान किसी जमीन को किराया देकर, किसी जमीन का किराया देकर उस पर खेती कर रहा है, अगर वो 12 साल से अधिक खेती कर रहा है उसी भूमि पर, तो वो खेत उसी का हो जाएगा। मतलब किराए पे उसने जमीन ली हुई है किसान ने, वो 12 वर्षों तक लगातार किराया देकर उस भूमि पर खेती कर रहा है, तो वो खेती उसी की हो जाएगी, ठीक है, उस किसान की हो जाएगी। इसमें ये था। इंडियन हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जामों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, जो ये एक्ट आया था, उसमें क्या था, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक हाई कोर्ट इसकी स्थापना की गई। इसके द्वारा एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई, कहाँ पे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में, ठीक है। मैकाले के दंड विधान, जाब्ता दीवानी और जाब्ता फौजदारी को अंतिम रूप से 1860 में स्वीकार कर लिया गया। भैया एक मैकाले थे जिनका नाम जो था थॉमस वेबिंगटन था, पूरा नाम थॉमस वेबिंगटन मैकाले था। उन्होंने एक नियम, एक मतलब कानून प्रस्तावित किया था सरकार को कि आप ये कानून स्वीकार कीजिए। और मैकाले ने शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत काम किए थे, ये इम्पोर्टेंट नहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1858 में क्या हुआ, इस कानून को, इस जो दंड संहिता के कानून को स्वीकार किया गया, देखा गया, उस पर निरीक्षण किया गया और 1860 में पूरी तरीके से इसको स्वीकार कर लिया गया। 1858 में इसको प्रस्तावित किया गया था और 1860 में इसको स्वीकार कर लिया गया था। 1859 में मृत्यु हो गई थी मैकाले की, ठीक है। उनके द्वारा जो ये कानून था ये स्वीकार कर लिया गया था। इसको मोटा मोटा बताता हूँ, इसमें था क्या कि ये जो दंड संहिता थी, इसमें अगर कोई भी अपराधी है, मतलब किसी भी अपराध को रोकने के लिए आप किसी हद तक जा सकते हैं, सरकार जो है किसी हद तक जा सकती है, ठीक है। ये था इस पे। उसके बाद देखिए सार्वजनिक सुधारों के तहत कैनिंग ने रेल लाइनों, सड़कों और नहरों का निर्माण करवाया। रेल लाइनों को बहुत इसने बढ़ाया था, आप समझ ही गए हैं। रेलगाड़ी चल चुकी थी इसके पहले, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे 34 किलोमीटर की। बार बार रिपीट करूंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए 1861 में का भारतीय परिषद अधिनियम,
इसे कहा जाता है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट इसी के समय में पारित हुआ था भैया, जिसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल के जो सदस्य थे, जिनकी सदस्य की संख्या 4 थी, अब बढ़ाकर 5 कर दी गई। आपको याद होगा, अगर पहले पढ़ा होगा, सबसे पहले 3 थी, तो 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसके तहत 4 हो गई। ये चार्टर्ड एक्ट किसके टाइम पर आया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पर आया था। और इसी चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया। याद हो गया आपको? हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, 4 से 5 कर दी गई, ठीक है। उसका देखिए, जो व्यापगत सिद्धांत था, जो व्यापगत का सिद्धांत था, वो खत्म हो गया भैया। व्यापगत का सिद्धांत समझ रहे हैं ना? गोद प्रथा के अंत की नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 से 56 तक था। इसके टाइम पीरियड पे ये व्यापगत का सिद्धांत लगाया गया था। जिन महाराजाओं के आगे वंश नहीं चलते थे, कोई पुत्र नहीं था, तो उनको अनुमति नहीं थी कि गोद लिया गया कोई पुत्र आगे राजा बने, और उसको अंग्रेजों में मिला लिया जाता था। इस तरीके से मिलाया जाने वाला सबसे पहला जो राज्य था, वो प्रशासन था, जो साम्राज्य था, वो सतारा का था, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। 1848 में मिलाया था, याद होना चाहिए आपको। उसका देखिए 1858 में मुगल सम्राट के पद को भी हटा दिया भैया। तो इस तरीके से बहादुर शाह जो द्वितीय थे, बहादुर शाह सेकंड, जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था 1857 की महान क्रांति में दिल्ली में, तो वही आखिरी मुगल थे। उसके बाद से मुगल सम्राट के पद को हटा दिया। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1526 से स्टार्ट हुआ था। बाबर से स्टार्ट हुआ था 1526 से 1858 तक, ये मुगल काल था बीच में, ठीक है। मगर बीच में 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद ये नाम मात्र ही रह जाता है। जो मेन था 1526 बाबर से लेकर औरंगजेब तक, वही इम्पोर्टेंट है और वही मेन था। ताकतवर उसी उसी में ताकत थी इनकी ज्यादा। तो ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में तो ये इम्पोर्टेंट बात याद रखिए कि आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पहला वायसराय ऑफ इंडिया था ये, ठीक है। उसके बाद जो 16वें नंबर पे आते हैं, उनका नाम है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 तक रहा। इनके बारे में एक दो बातें याद कर लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन भारत का वायसराय बनकर आया। उसके बाद देखिए, इसके सबसे महत्वपूर्ण सफलता क्या थी? वहाबी आंदोलन को इसने पूर्वक दमन किया था। वहाबी आंदोलन का इसने क्या किया था? पूरी तरीके सफलता पूर्वक दमन किया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है वहाबी आंदोलन, बस ये याद रखना आपको कि वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था सफलतापूर्वक, पूरी तरीके से खत्म किसने किया था? रोका किसने था? लॉर्ड एल्गिन ने रोका था। मैं वहाबी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये एक टाइप का मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन इसको कहा जाता है। इसमें क्या था कि कुछ गुट बने हुए थे, कुछ मुस्लिम गुट बने हुए थे जो विरोध करते थे, मतलब इस्लाम धर्म में हुए सभी परिवर्तनों का वो विरोध करते थे, ठीक है। इसी में होता था। तो ये अलग अलग जगह भारत में हुआ करता था। इसका जो मेन उठ के केंद्र से आया था, ये पटना से उठा था, मतलब इसका जो जन्म हुआ था आंदोलन का पटना से हुआ था। तो ये सब था, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए वहाबी आंदोलन को सफलतापूर्वक इसका दमन किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा। लॉर्ड एल्गिन प्रथम क्यों है? क्योंकि एक और आएंगे द्वितीय, उसके लिए हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन प्रथम भारत में ज्यादा समय तक कार्यरत नहीं रह पाया, क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई थी 63 में। 1863 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, इसलिए ज्यादा दिन तक ये नहीं रह पाया। उसके बाद देखिए 17वें नंबर पे है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस को लॉर्ड लॉरेंस भी कहते हैं। लॉर्ड लॉरेंस भी नाम से आप जानोगे, कई किताबों में ये भी लिखा हो सकता है लॉर्ड लॉरेंस, जिनका टाइम पीरियड जो है 1863 से 69 तक रहा।
1863 से 69 तक रहा। इनके बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड एल्गिन प्रथम की मृत्यु के बाद सर जॉन लॉरेंस भारत का वायसराय बनकर आया था। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में इसका कार्यकाल 1863 से 1869 रहा। बार बार लिखूंगा मैं ताकि जल्दी से याद रहे आपको। इसके समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। ये देख लीजिए, भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध किसके समय में हुआ था? इसी के समय में हुआ था। इस बार अंग्रेजों ने हमला नहीं किया था, इस बार भूटान ने खुद ही अंग्रेजों पर हमला कर दिया था। 1865 में भूटानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था और अंततः दोनों पक्षों में बाद में समझौता हो गया। समझौता देखो क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने भूटानियों को भैया दे दिया 5,000 रुपये प्रति वार्षिक की सहायता देने का वचन कर दिया कि अंग्रेज आप भूटानियों को 5,000 प्रति वर्ष की दर से पैसा देंगे, मगर उसके बदले 18 पहाड़ी दर्रों पासेस माउंटेन पासेस पर अधिकार मिल गया। अंग्रेजों को 18 पहाड़ी दर्रों पर अधिकार मिल गया था। ठीक है, तो ये हो गया। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसने अच्छा काम किया था। ये सर जॉन लॉरेंस के समय उड़ीसा में 1866 और 2 साल के बाद 1868 से 1869 में बुंदेलखंड एवं राजपुताना में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, बहुत भारी अकाल पड़ गया था। तो जिसके कारण सर जॉन लॉरेंस ने क्या किया, सर जॉर्ज हेनरी कैंपबेल, या आपको कहीं दिखेगा हेनरी कैंपबेल, आपको कहीं दिखे या जॉर्ज कैंपबेल दिखे, या जॉर्ज हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया जो हेल्प करेंगे इनकी। ठीक है, एक अकाल आयोग का गठन किया गया। ठीक है, जॉर्ज हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किसके शासनकाल में किया गया? मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन था, मतलब उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था? सर जॉन लॉरेंस या लॉर्ड लॉरेंस था। ठीक है, 1865 में उसके द्वारा भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा, इंपॉर्टेंट है, प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी 1865 में। किसके टाइम पीरियड पर? सर जॉन लॉरेंस के। इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी भेजना, ये है टेलीग्राफ। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा, या आप कहें 3 वायसराय के बारे में पढ़ा। पहला लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही क्या था? आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। उसके बाद कौन थे? लॉर्ड एल्गिन। टाइम पीरियड बता देता हूँ। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड 1856 से 62 तक था। उसके बाद जो 16वें नंबर पे आया था लॉर्ड एल्गिन प्रथम, 1862 से 63। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस जो भी हम पढ़ रहे थे, या लॉर्ड लॉरेंस भी कहते हैं, 1863 से 1869 तक ये भी वायसराय था। तो आज हमने 3 वायसराय के बारे में पढ़ लिया है। तो अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में। तो बाकी आगे जो आते रहेंगे उनके बारे में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। सारे वीडियो पहले आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ें, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, टेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो सब पीछे वाला क्लियर करते जाए, तब आगे पढ़ते जाएं, अच्छा लगेगा, बहुत इजी लगेगा आपको, यकीन मानिए। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, देख लीजिए। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का भी फुल डिटेल में अपलोड होने वाला है, और पैरेलल में 1-2 दिन में जो आपका जियोग्राफी के 2 लेक्चर अपलोड हुए हैं वो भी आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर नए व्यूअर्स हमारे, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको सीक्वेंस से मिलते रहें। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।